बाकी के इतना बुरे तरीके से इम्पैक्ट को सफर करने के बाद रेट्सू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि कैसे बाकी अभी भी अपने कदमों पे खड़ा है। खड़ा होना तो दूर की बात, बल्कि बाकी की आंखें खुलना ये इस वक्त बहुत बड़ी बात है। चाहे जो भी, हम सबको पता है बाकी ने एक खतरनाक किस्म का इम्पैक्ट सफर किया। कल अब चलते चलते बाकी के इस कदर करीब आ जाता है कि टोकुगावा को फिक्र होने लगती है कि बाकी अभी तक हिला क्यों नहीं है। कल जल्दी से बाकी को टैप करके अपना हाथ तुरंत से पीछे करता है। इसी से बाकी को अब दोबारा से होश आती है। होश में आने के बाद बाकी अपने इंटरनल ऑर्गन्स को महसूस कर पाता है कि उन्होंने खतरनाक की डैमेज लिया। शायद से बाकी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे दिखने से ही लग रहा होता है ये फाइट बाकी की यहीं पे खत्म हो गई है। अलबत्ता बाकी चाहता तो वो आसमान में ये आराम से डॉज कर सकता था, लेकिन बाकी ने खुद ऐसा नहीं किया और अब बाकी को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और अब बाकी की गर्दन से गुजरते हुए उसके मुंह तक जा पहुंचता है उसका खून। अब शायद से बाकी को भी समझ में आने लगती है कि उसका काम यहाँ पे खत्म हुआ। मुंह तक खून का बहना एक खतरनाक ऑर्गन डैमेज की निशानी होती है। और अब कहीं जाके रेट्सू को भी समझ में आने लगती है कि बाकी ने मेजर डैमेज रिसीव किया, चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर से उसका जिस्म पिकल की तरह बिल्ड भी नहीं हुआ, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये देख के तो कारो हानायामा कुछ ज्यादा ही चौंक गया होता है। इतनी इंजरी के बाद भी आखिर बाकी कैसे अपने पैरों पे खड़ा है। अब पिकल तो इस तरह के माहौल में जीता है। पिकल अपने अपोनेंट को देख के ही समझ जाता है कि कौन कितना जख्मी है। जरूर बाकी बाहर से डैमेज नहीं ली, लेकिन अंदर से वो पूरे तरीके से शायद से खत्म हो चुका है। पिकल को आज पहली बार अपने पर पछतावा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने अपने खिलौने को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। पिकल यहाँ पे बाकी से माफी मांगने लगता है कि उसको नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं था। पिकल यहाँ पे खुदा से दुआ करने लगता है कि बाकी को ठीक कर दो। ये बेइज्जती बाकी से बर्दाश्त ना होती। बाकी उसे अपोनेंट समझ रहा था, लेकिन अब वो उसे अपोनेंट नहीं समझता कि उसके मुंह पे पंच मार के बात करने की कोशिश करता है, मगर ऑर्गन डैमेज की वजह से बाकी के मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकलता कि कैसे ना कैसे करके एक लंबी सांस बढ़ता है। इसी सांस से वो जोर से दहाड़ते हुए पिकल पे चिल्लाता है कि मुझसे लड़ो। पिकल समझ जाता है वो क्या कह रहा है। पिकल यहाँ पे रह के काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। पिकल चाहे जरूर बाकी की रिक्वेस्ट पे काम करते हुए उससे लड़ाई करना शुरू करता है, मगर काफी धीमे धीमे पंच मारा होता है। मैं पहले बता दूं, अगर तुम एक वॉरियर हो, ये तुम्हारे लिए सबसे कुत्तों वाली बेइज्जती है। टोकुगावा तो इस बात को नहीं समझता, लेकिन फाइटर इस बात को समझ सकता है। रेट्सू की फट के हाथ में आ जाती है। कारो हानायामा तो अब नजरें झुकाते हुए बोलने लगता है, मुझसे तो अब देखा भी नहीं जा रहा। कल बाकी को ये समझाना चाह रहा होता है, देखो मेरे हाथ मानता हूँ काफी खतरनाक है, सारे लोग डरते हैं, लेकिन अब अगर मैं इसका इस तरह से इस्तेमाल करूँ तो मैं डरने की कोई बात नहीं है। कल उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और उसे कहता है हम इसी तरह खेलते रहेंगे कि बाकी से अब ये बेइज्जती बर्दाश्त न होती। और हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, बाकी वर्सेस बिस्किट ओलिवर हो रहा था। ठीक इसी तरह की काफी ज्यादा फिजिकल डैमेज लेने की वजह से बाकी के एंडोर्फिन्स एक्टिवेट हो गए थे। इसी के कारण बाकी पूरे तरीके से फिर बिस्किट ओलिवर पे बाड़ी पड़ा था। इस बार भी ठीक ऐसा ही होता है, पर इस बार बाकी को डैमेज लेने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि डैमेज नहीं मिली इस वजह से उसे गुस्सा आता है। अपनी बेइज्जती की वजह से उसके एंडोर्फिन्स दोबारा से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। मेरा यहाँ पे आप सबसे सवाल है, अपनी प्राइड को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, तुम वही करो जहाँ पे पिछली बार तुम्हारी प्राइड फेल हो गई थी। इस बार पिछला वाला काम तो करो, लेकिन फेल मत होना, कामयाब हो के ही वापस लौटना। कि सीलिंग की टॉप पे वापस जाने लगता है और जाते जाते वो कह रहा होता है अपने मन में, बेगला इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था। बाकी को सीलिंग की टॉप पे खड़ा देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक यहीं से बाकी दोबारा से छलांग मारता है। अगर बाकी यहाँ पे फेल हो गया तो ये सुसाइड होगी। बाकी जैसे तैसे ऊंचाइयों से गहराइयों में समाने को जा रहा होता है तो बाकी अपने मन में मजीद बोलता है, मुझे माफ कर दो पिकल, मेरे वजह से तुम्हें काफी फिक्र हुई। मैंने ही ये फाइट शुरू की थी, मैंने तुम्हें चढ़ाने की कोशिश की और उल्टा तो मुझ पे अपना अफसोस दिखा रहे थे। इसी तरह बाकी सीधा जाके जमीन में जा बचता है, पहले से भी ज्यादा जोर से शायद से। ये लम्हा वाकई में देखने लायक नहीं होता किसी के लिए भी नहीं। इस बार जब बाकी गिरता है तो वो पूरे तरीके से शांत होता है, काम होता है। बाकी की नजरें वापस आ चुकी होती है, बाकी का फोकस भी। बाकी गुलाटी लगाते हुए अपने पैरों पे खड़ा होता है पूरे तरीके से फोकस के साथ। बाकी उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं, मुझसे लड़ो पिकल। जिस तरह से बाकी ने अपनी प्राइड को रिस्टोर किया होता है, ये देख के रेट्सू और कारो हानायामा को यकीन नहीं आ रहा होता।
इस प्रोसेस में इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बाकी ने सरवाइव कर लिया। हम देख पाते हैं बाकी ने डैमेज अभी भी सफर किया, उसका जिस्म अब पहले से भी ज्यादा कांप रहा है। बाकी दर्द को इग्नोर करते हुए अपनी बॉडी को तुरंत से रिएक्ट करवा रहा है। को यहाँ पे याद आने लगता है कुछ जानवर जो होते हैं वो बचने के लिए कैमोफ्लेज ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मरने की एक्टिंग करते हैं। मगर ये शख्स तो 2 बार अपनी मौत को खुद गया है। सिर्फ एनिमल्स तो कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करके मौत से बचने की कोशिश करते हैं, अगर ये शख्स अपने ऊपर खुद मौत को ला रहा है, क्या यह है इसका कैमोफ्लेज? पिकल ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बाकी जैसा शख्स नहीं देखा होता। ठीक बात, बाकी उस पे 2 लगातार वार करता है जो कि एक भी पिकल को छू के भी नहीं गुजरता। रेट्सू ने कहता है नहीं, गौर से देखो। यहीं पे हम देख पाते हैं बाकी इसी तरह का हमला एक और बार भी पिकल पे करता है, जो कि दिखने से लग रहा होता है कि उससे लगा ही नहीं। पिकल आज जिस तरह से जमीन पे गिरता है अपने होश खो के, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। बाकी अपने इन्हीं मूव से सबको हैरान कर डालता है। पिकल अपने पैरों पे खड़ा होकर जब दोबारा से अपना कदम लेता है तो पिकल दोबारा जमीन पे गिर जाता है। हानायामा फिर यहाँ पे रेट्सू से पूछने लगता है क्या हुआ यहाँ पे। रेट्सू इसे एक्सप्लेन करते हुए सबसे कहने लगता है वैसे मैं पूरी श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कि हम सब ने देखा है पिकल पे जुरासिक एरा से लेके मॉडर्न एरा की टेक्निक्स वगैरह भी काम नहीं करती, मगर बाकी की सब चंद वारे उसे जमीन की डस्ट चखने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बाकी के जो कुछ चंद हमले पहले इसने किए थे, बाकी को ये देख के समझ में आ गई थी कि उससे मेरे वार से इफेक्ट नहीं हो रहा। अभी तक एक वार भी उसके ब्रेन तक शॉकवेव्स नहीं ले जा रहा। इसी वजह से तो बाकी ने उसे अपने पंच की सरफेस से सिर्फ हिट किया है। ये ऊपर वाली जगह जो कि सबसे इफेक्टिव वे है पंच का, बाकी ने उसके मुंह पे अपना पूरा पंच नहीं मारा, बल्कि उसके पंच का ऊपर वाला हिस्सा, उसकी सरफेस और पिकल के चेहरे की कोने, चिन्ह, रिसीपीट से इसे काम मिलाने से शॉकवेव सीधा पिकल के दिमाग तक गया। मैं पहले बता दूं, ये जो रेट्सू ने अभी बात किया ये साइंस के हवाले से भी थ्योरेटिकली प्रूव है कि अगर तुम इस तरह से पंच मारोगे तो ज्यादा इफेक्टेड होता है। बाकी में मोस्टली चीजें साइंस से ली गई होती है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। अगर सच कहूं तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा कूल लगती है बाकी की। रेट्सू बताता है इसी तरह बॉक्सिंग में भी काफी मैचेस हैं। जब स्पीड में बंदे की फिस्ट सरफेस अपोनेंट की चिन पे लगती है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है कि ब्रेन कम वक्त में काफी बड़ी शॉकवेव्स को सफर करता है। ठीक कहा बाकी ने भी पिकल के साथ किया। पिकल के ब्रेन ने काफी बड़े शॉकवेव सफर किया। आज तक जिंदगी भर में पिकल ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पिकल बाकी की पावर देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। ऐसा शख्स जो कि अपनी मौत को खुद जाता है, लेकिन वो पूरी जमीन को कंट्रोल करता हो जैसे कि। बाकी की पावर को इतनी करीबी से महसूस करने के बाद पिकल के हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे भाई लोगों। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है।